तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। इससे पहले आपने जो है एंट्रोपी और थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आपने समझा। तो एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंट्रोपी एक डिसऑर्डर है। एंट्रोपी इज अ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यानी कि निकाय की एक अव्यवस्था है। निकाय की एक अव्यवस्था का मापक है एंट्रोपी, राइट, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब निकाय की अव्यवस्था कब होगी? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास गिलास में पानी है या किसी भी चीज में है, पॉट में, तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। और इसी चीज को कहेंगे कि उस सिस्टम में, उस निकाय में अव्यवस्था हो रही है, मीन्स एंट्रोपी बढ़ रही है। ये बात तो थी एंट्रोपी की, ठीक है। अब बात करेंगे रेजिडुअल एंट्रोपी की। तो उससे पहले आप थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में जाइए कि जैसे अभी तो बात थी कि टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। अब अगर एंट्रोपी कम कब होगी, यानी कि जब टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो एंट्रोपी कम होगी। अब कितना कम करोगे कि एंट्रोपी जीरो हो जाए, सवाल इस बात का है। तो थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एवरी सब्सटेंस हैज फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का, कि एवरी सब्सटेंस हैज पॉजिटिव एंट्रोपी, यानी कि किसी भी पदार्थ की सदैव जो है पॉजिटिव एंट्रोपी होती है। लेकिन ये जीरो हो सकती है। कब? ये जो जीरो हो सकती है, बट एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी जीरो हो सकती है। कब? जब केवल अगर वो पदार्थ शुद्ध क्रिस्टलीय हो, ठीक है ना, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में ही जीरो टेम्परेचर में उसकी जो एंट्रोपी जीरो हो सकती है, ठीक है। तो अब सवाल ये है यहां पर कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे कि जिनकी जो है एट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, यानी कि कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी। तो ऐसी ही एंट्रोपी को कहते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी, यानी कि द एंट्रोपी विच द क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस पॉसेसेस एट T इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पर भी अगर कुछ एंट्रोपी है उस पदार्थ की, तो उस जो है एंट्रोपी को कहते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी। तो अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं? यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि द सम ऑफ द क्रिस्टल्स विच डू नॉट शो जीरो एंट्रोपी एट जीरो केल्विन, यानी कि जीरो केल्विन पर भी वो कुछ ना कुछ जो एंट्रोपी रखते हैं, जीरो शो नहीं करते हैं, डू नॉट शो जीरो एंट्रोपी एट जीरो केल्विन, ठीक है ना। तो जीरो केल्विन पर भी उनमें कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है। और वो एग्जांपल्स हैं CO, NO, H2 क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइन आइस, ठीक है। तो इनमें जो है जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन पर भी इनमें कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है। तो ऐसी एंट्रोपी को आपने समझा कि क्या बोलते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी। अब सवाल यह है कि इनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गैसें हैं, ठीक है। और गैसें जो है जीरो, चूंकि ये प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है। अगर ये प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते तो जीरो केल्विन में इनकी एंट्रोपी जीरो हो जाती, यानी कि कोई भी रेजिडुअल नहीं बचता, कोई भी अवशेष नहीं बचता, इसमें पूरी तरह से और वेल अरेंजमेंट होता इनके एटम्स और आयंस में, ठीक है। तो आपने समझा कि प्योर क्रिस्टलाइन अगर सब्सटेंस है तो उसकी ही केवल एब्सोल्यूट जीरो पर एंट्रोपी जीरो होगी, ठीक है ना। अगर वो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है तो टेम्परेचर जीरो पर भी उसकी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। तो इस तरह से आपने समझा रेजिडुअल एंट्रोपी, ओके। अब जो आपका जो एंट्रोपी है उसको एक स्टैटिकल मैथ, ये स्टैटिकल जो है रिलेशन होता है, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन होता है। एंट्रोपी को आप कैलकुलेट कर सकते हो S इज इक्वल टू KLNW, ठीक है। जहां पर जो S होता है, S बराबर जो है स्टैटिकल एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और W जो होता है ये जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है,
थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी कैलकुलेट करने का। आपने एग्जांपल्स के साथ समझ लिया, थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स भी आपने फिर से समझ लिया। ओके।